हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड के सॉल्यूशन साइंस के, जो 20 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2025 में। ठीक है, सेट वन करेंगे हम इसका। ठीक है, टोटल 3 सेट आते हैं हमारे, इसमें सेट वन कराने वाला हूँ मैं आपको। अच्छा, तीनों के तीनों सेट के सॉल्यूशन डालूंगा मैं। फिलहाल अभी सेट वन हम शुरू करते हैं। इस पूरे पेपर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार जरा चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा जो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन करने इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम में आगे भी रिपीट होता है क्वेश्चन ये। अगर आप नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है ये। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, पहले देखो कुछ इंस्ट्रक्शन बताया था, बोर्ड के इंस्ट्रक्शन है ये ऑफिशियल के। क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन होते हैं, 39 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए आपका 1 मार्कर होता है, इसमें एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, बी आपका 21 से 26 क्वेश्चन नंबर आएगा, जिसमें 2 मार्क आते हैं और इसमें 30 to 50 वर्ड लिखने होते हैं। सेक्शन सी में 27 से 33, ये 3 मार्कर होता है। सेक्शन डी आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर वाले, 34 से 36। और सेक्शन ई आपका 37 से 39 होता है। ठीक है, इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होती, इंटरनल चॉइस गिवन होती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एमसीक्यू में लिखना होता है, सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना होता है, आंसर लिखना होता है। कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। केमिकल रिएक्शन किस में नहीं होती? जब मिल्क रह जाता है तो मिल्क खराब हो जाता है, इसमें हो गई। ग्रेप में होती है ना, आयरन मिल में होती है। तो आंसर इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर में नहीं होती। नेक्स्ट कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन गैस क्लोराइड ह्यूमिड ह्यूमिड एटमोस्फेयर में अगर हमें करनी है तो उसको एक गार्ड ट्यूब से ले जाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड से ले जाया जाता है। तो आंसर इज, सेकंड का आंसर होगा, इट इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। वायर वाली चीज को हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। हीट वाले को कहते हैं मेलेबिलिटी, है ना। डक्टिलिटी वायर पूछा है। कह रहा है, सेलेक्ट करो इनमें से हाइड्रोकार्बन में से जिनके बीच में एक सिंगल सीसी होगा और एक ट्रिपल सीसीसी होगा। तो सिंगल सीसी होगा, ठीक है, और एक ट्रिपल सीसीसी होगा। तो नाम लिख दो इसका। इसका नाम क्या है? इसके पास 3 दे दो, इसको चाहिए नहीं, इसको 1 दे दो। इसका नाम हो गया प्रोपाइन। तो प्रोपाइन आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट बताओ जो सॉइल को चाहिए जिससे वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। तो सॉइल को चाहिए होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये हमने 9th क्लास से पढ़ा था। थोड़ा सा कंसेप्ट इसलिए 10th में भी कई बार आ जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन आंसर आएगा इसका। कह रहे ट्रेट ट्रू स्टेटमेंट बताओ अबाउट द लिम्फ। तो लिम्फ की स्टेटमेंट अगर चेक करते हैं, पहला कह रहा है, लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज आर्टरीज। सब कुछ सही कह रहा था, बट आर्टरीज की वजह से ये गलत हो गया, वेन्स होना चाहिए। लिम्फ कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल, सही बात है। लिम्फ कंटेन सम अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल नहीं होते उसके पास। तो ए और सी तो गलत ही हो गया, डी चेक कर लेते हैं। लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी, और कह रहा है वेन, हाँ तो बी सही है और डी सही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। 6 का होगा बी ऑप्शन। 7। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है, प्लांट लाइक रोज एंड बनाना है लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। सीड्स, ये तो वेरी रेट प्रोपगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू हम ग्रो करवाते थे, याद है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमेट आर प्रेजेंट। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल गैमेट कहाँ होता है? एंथर में होता है ना। पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन एंथर में होती है, याद है। व्हेन अ प्योर टॉल का हुआ कैपिटल टी एंड अ प्योर ड्वार्फ स्मॉल टी को हमने क्रॉस कराया। बताओ परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन। F1 में तो ऑल आर टॉल आते थे, F1 में तो 100% आएगा क्योंकि ऑल आर टॉल होते थे। ऑप्शन चेक कर लो, चारों ही 100% है, बताओ। एंड F2 जनरेशन, F2 में आता था 3:1 की रेशो। 3:1 मतलब 75% और 25%। तो इसमें से जो होता था टॉल वो होता था 75, तो 175 आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन। हमें एक इमेज लेनी है जिसकी -1 है। माइनस से मुझे पता लगता है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और 1 से पता लगता है कि वो सेम साइज की है। बात समझ आ रही है? ये हमने पढ़ा था क्लास में। 1 से बड़ा होगा तो एनलार्ज, 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड। ऑन ए स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 है। फोकल लेंथ 20 है और हमें -1 की रियल इन्वर्टेड इमेज लेनी है, तो ये तो एट सी वाला केस हुआ, एट 2f1 वाला। तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूंगा? ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा डबल पे। तो आंसर आएगा 40। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया, आप जरा यहाँ देखो। ठीक है, आप ये लोग यहाँ देखो, रियल इन्वर्टेड बनानी है ना। देखो, ये आपको 20 गिवन है, ध्यान से देखना।
तो ऑब्वियसली ये 40 होगा। और अगर वो 40 पे रखेगा तो इसका डबल ही तो होगा ही, और क्या होगा, है ना। 40 पे रखेगा तभी तो बनेगा, 2f1 रखेगा तो 2f2 ही तो बनेगा। याद है, ये यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से निकलेगी, एग्जैक्ट इसके नीचे बनेगी। याद आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स है जो ऑब्लिकली रखा गया पाथ इन द नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर इमर्जेंट रे डिस्प्लेस लैटरली, हाँ तो ये तो ग्लास स्लैब होता है, ऑब्लिकली जाती तो याद है डिस्प्लेसमेंट होती है, वो रिफ्रैक्शन होती है। अ पीस ऑफ वायर आर इज कट लेंथवाइज इनटू थ्री आइडेंटिकल पार्ट्स, एक तार है, इस तार को तीन पार्ट में काट दिया गया, ऐसे मान लो, ये आपको पता है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एंड देन इनको पैरेलल में लगा देगा, अगर इसको तीन में काटा इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी तीन में कटी, तो ये भी R/3 हुआ, ये भी R/3 हुआ, ये भी R/3 हुआ। कह रहे हैं इसको पैरेलल में लगा दिया, अब इसको पैरेलल में लगा दो, ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया, R/3 R/3 और R/3। कह रहे हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन का वो R डैश है, इसका जो नेट R है वो R डैश है। कह रहे हैं बताओ R/R डैश क्या हो, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, पता है आपको, बैक में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो R डैश निकालते हैं तो 1/R डैश होगा आपके पास 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। क्लियर है। और जब भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो ये हुआ 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। इन तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है, इन तीनों का एलसीएम आएगा R, तो ये हो गया 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास 1/R डैश इज इक्वल टू 9/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो R/R डैश कितना आ गया हमारे पास, 9 आंसर आ गया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, डी आंसर आ चुका है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, डी आ चुका है। आगे 13 नंबर कह रहे एक बल्ब है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13, एक बल्ब है जिसका V 220 है, P आपका 11 वोल्ट है। कह रहा है इसका फिलामेंट जब ग्लो करता है तो पावर 220 पे बताओ कितनी होगी। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस बताना है हमें। P कितना गिवन है हमें, 11 वोल्ट। B कितना गिवन है हमें, 220 वोल्ट। और P का फॉर्मूला क्या होता है, PVR का फॉर्मूला, R निकालना है हमें, PVR का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। लो क्वेश्चन ही खत्म। P कितना है 11, वी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, और R हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो R आया आपके पास 220 इंटू 220 अपॉन 11, 11 टू ज़ा 22, मल्टीप्लाई करोगे आप 22 इंटू टू, ये आएगा 4400 ओम, 4400 ओम आएगा। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है। 14 नंबर, इसमें कई बच्चों को दिक्कत हुई होगी, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ आंसर आया कैसे, है ना। बच्चे रट्टा मार के गए 60 होगा, बट एग्जैक्टली आपको रीजन बताता हूँ मैं एग्जैक्टली होगा कैसे। मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब of rating 4 watt 6 volt that can work desired brightness when connected in a series with 240 volt main supply, कितने बल्ब में लगा दूंगा जिसकी पावर है 6 वोल्ट और ये V काम करेंगे 4 वोल्ट पे, कितने नंबर ऑफ बल्ब लगाऊंगा। तो सबसे पहली बात, हमें सीरीज सर्किट है, हमें सीरीज काम करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो P इज इक्वल टू VI, तो 6 इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास, 4 इंटू आई, तो ये हो गया 6/4 इज इक्वल टू आई, तो 3/2 आ गया, तो आई आ गया हमारे पास, दैट इज 1.5 एम्पियर आ गया। तो जो पूरी सीरीज में करंट घूम रहा है वो निकाल लिया हमने। इसका मैं आर भी निकाल लेता हूँ, है ना, क्योंकि हमें वी पता है, आई पता है, तो मैं आर निकाल सकता हूँ। क्या, वी इज इक्वल टू आई आर। वी कितना है, 4 इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर, तो ये आएगा 4/1.5 इज इक्वल टू आर। पॉइंट हटा, जीरो लगा, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो आर आ गया 8/3 ओम। इसको डेसिमल में मत जाओ, ठीक है, इतना ही रखो। तो मतलब फिलहाल मैंने सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मेरा आर आ गया 8/3। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सीरीज में दूसरे करंट पे जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, वो जो 240 वोल्ट है अब इसको उठा लेते हैं। अब हमारे पास वी कितना है, 240 वोल्ट है, और हमारे पास आपको पता है ना करंट तो सेम ही घूमेगा, तो करंट कितना होगा, 1.5 एम्पियर। अब इससे आप आर निकालो, और जो इस आर और उस आर को डिवाइड कर दो, आप देखो 60 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये होगा V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना है, 240 इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर, पॉइंट हटाया 10 लगा, 5253, तो ये आ गया आपके पास 240 इंटू 2/3 आर आ गया, तो कितना आ गया, ये 80 160 आ गया।
आर डैश बोल दो इसको, आर डैश बोल देता हूँ, है ना, अलग अलग है ना क्योंकि सब में। तो ये हो गया 160 ओम। अब देखो 240 में लगाना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें 240 में चलाना है इसको, ठीक है। कितने 240 में लगा सकता हूं मैं, तो हमने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किया था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसने 4 वॉट और 6 वॉट, 6 वॉट दे दिया, 4 वोल्ट और 6 वॉट। तो हम क्या करेंगे, मतलब मान लो कि 8/3 8/3 8/3 वाले में कितने लगाऊंगा, तो नेट आर कितना है हमारे पास, आर डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही था ना। अब आर डैश कितना है अपने पास, 160, तो 160 इज इक्वल टू R1 8/3 प्लस 8/3 प्लस 8/3, है ना, ये रहा। तो ये हो गया 160 इज इक्वल टू, इसको हम मान लो 8/3 x मान लो, हमें नहीं पता कितना क्योंकि प्लस प्लस होते जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये हुआ 160 अप इंटू 3/8, एक्स आ जाएगा आपका 8 2 ज़ा, तो 20 इंटू 3 कितना आ गया, तो 60 बल्ब लगेंगे, तो 60 इज द आंसर। वैसे आपको पता है इसका शॉर्टकट भी होता है, अगर एग्जाम में एमसीक्यू आए ना तो शॉर्टकट से करना होता है हमें। 60 निकल के ना आंसर 60 आ चुका है पेपर में, बट आपको इतना बड़ा आंसर नहीं करना था। आप बोलोगे सर इतना बड़ा आंसर आया था क्वेश्चन, नहीं बोर्ड में नहीं आया था। आपने कुछ नहीं करना, देखो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने दोनों के वी को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आपके सामने है। जब भी सीरीज में होगा ऐसा, मतलब मैं इसका और पार्ट कर देता हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है ना, ये है आम जिंदगी, और अब मैं जो बताने आ रहा हूँ वो है मेंटोर जिंदगी, ध्यान रखना। तो इसका नंबर ऑफ बल्ब निकालना है ना हमने, तो 240 को आप सीधा, आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, लो आंसर आ गया। कितना सिंपल था, ठीक है, याद रखना। आगे चलें। आगे कह रहा है, इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टर्म में सबसे बेस्ट फूड चेन कौन सी है, तो सबसे छोटी फूड चेन सबसे बेस्ट होती है, प्लांट और मैन। आपको पता है मैन जो है, मैन इज अ ओमनीवोर, तो प्लांट भी खा सकता है और मीट भी खा सकता है, तो सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट होने का मतलब है सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट बायोमैग्निफाइड एट डिफरेंट लेवल, तो किस लेवल पे बायो, तो डीडीटी, डीडीटी पता है क्या होता है, डीडीटी होता है जो उसमें डाला जाता है आपके क्रॉप्स के अंदर, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में डाला डाला जाता है, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं, बॉडी में केवल बढ़ता चला जाता है ना, इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट कह रहा है अदर्शन रीजनिंग है, 4 क्वेश्चन 17 18 19 20। ए कब करोगे आप, जब दोनों सही होंगे और वो एक्सप्लेन कर पाएगा। बी कब करोगे आप, जब दोनों सही होंगे बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सी कब करोगे, जब ए सही होगा और आर गलत होगा। डी कब करोगे, जब ए गलत होगा आर सही होगा। 17 कह रहा है, इन लार्ज एनिमल ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एनिमल बॉडी इजीली, सही बात है, बिकॉज रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यू, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, रीजन भी सही है। देखो लिंक कर रहे हैं, इन लार्ज एनिमल ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी इजीली बिकॉज, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इसके आगे बिकॉज लगाओ, वो एयर से ऑक्सीजन को ले लेता है और बॉडी, सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो 17 का होगा आंसर ए। तो आंसर आ चुका है 17 का ए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदर्शन कह रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड, ये लो बात ही गलत कर दी। वो कह रहा है एसिड में पानी डालोगे, आप एसिड में कोई पानी डाल ही नहीं सकते, हमेशा हम पहले पानी लेंगे, पानी में एसिड डाला जाता है, नॉट, तो आदर्शन गलत हो गया, ये सही है, आदर्शन गलत, रीजन सही। तो ये हो गया डी ऑप्शन, तो इसका आ गया डी आंसर, आ गया डी ऑप्शन। अगला कह रहा है, इन रेप्टाइल द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ द, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है वो। रेप्टाइल में जिस टेम्परेचर में वो अंडा, जो अंडा को प्रॉपर हैच करते हैं ना, तो प्रॉपर उसको सेक लगाते हैं, उस वो डिपेंड कर, वो डिसाइड करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। दोनों सही है, बिकॉज लगा के देखो, लिंक बैठ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लिंक आ रहा है, तो ए आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि लिंक हो रहा है बिल्कुल। अगला, व्हेन सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट आई लेंथ बिकम थिन, आई लेंथ हमारा थिन हो जाता है जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आपका जो लेंथ होता है, ये पूरी सिलियरी मसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है और पास आ जाएगी, तो अगर और पास आ जाएगी तो आपको नहीं लगता थिन नहीं, उल्टा लेंस मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, इसका आंसर थिक होगा, तो आदर्शन ही गलत हो गया भाई। फिर से रीजन सही हो गया, आदर्शन गलत, रीजन सही, तो मतलब इसका अगेन आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू थे। सेक्शन बी शुरू करते हैं, 2 मार्कर वाले होते हैं, ठीक है।
और उसमें 2 मार्क का होता है। शुरू कह रहा है डिफाइन ऑक्सीडेशन। डिफाइन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन डिफाइन कर दो। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 21। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन in which ऑक्सीजन इज एडेड, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन इज रिमूव, या हाइड्रोजन रिमूव। सब कुछ लिख के आना है, आपको पता लग रहा है आप सिर्फ ऑक्सीजन ऐड लिखा हो। या हाइड्रोजन रिमूव होगा या ऑक्सीजन ऐड होगा, तो हम बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। नेम द, अच्छा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कह रहा है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज बताओ इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या ऑक्सीडाइज हुआ? तो इसमें H2 से H2O बनाना। तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडाइज हुआ इसमें H2। ठीक है, क्योंकि H2 से क्या बन गया? H2O बन गया। तो क्या ऑक्सीडाइज हुआ? इट इज H2 ओनली। हो गया आइडेंटिफाई। नाम भी लिख देना भाई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, क्योंकि नेम भी पूछा है। पता लग रहा है आधा नंबर इसी का ले आएगा इन तो। नेक्स्ट कह रहा है शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, ये मैंने क्लास में कई बार किया है। राइट द नेम ऑफ द कैटायन एंड आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, सब कुछ लिखना है हमने। और देखो कितना अच्छा इंसान है कि इनका वो भी दे रहा है, आपका एटॉमिक नंबर दे रहा है। बताओ, जनरली दिया नहीं होता बट दे रहा है ये। तो हम इसको 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप नंबर 1 मेटल का, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाना है हमने। इसका है 12, इसका है 17। 12 का मतलब हुआ 282, क्लियर है बात। 17 का मतलब हुआ 287। अब Mg मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Cl नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो स्टेप 1 आएगा मेटल का हमेशा। इसके इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है तो इसको लूज करा दो, तो ये बनाएगा Mg पे 2+। और 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले वो यहाँ लिख दो। Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा दो, तो ये बना Cl1-। याद रहेगा। स्टेप नंबर 3 में हम दिखाएंगे ट्रांसफर। तो Mg के बाहर कितने डॉट आएंगे? 2, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनेगा, 2 डॉट आएंगे। और Cl 2 बनेगा तो 1 2। Cl को क्रॉस से दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया। तो ये बना Mg पे 2+, और Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट। तो ये बन गया MgCl2। तो ये तीनों स्टेप अगर आपने लिखे हैं तो आपको कोई आधा नंबर भी नहीं काट सकता। ठीक है, अभी इस फिलहाल इतना करें। शो द फॉर्मेशन कर दी मैंने आपको, 1 मार्क मिलेगा अभी भी, क्योंकि स्टेप क्या होता है ना, 1 मार्क का ये है। राइट द नेम ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन Mg। तो कैटायन हो गया प्लस का, तो कैटायन क्या होगा इसमें? कैटायन होगा Mg2+। और कह रहा है मुझे एनायन का नाम बता दो। राइट द नेम ऑफ द, तो ये होगा आपका Cl1-। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम कैटायन। मैग्नीशियम नाम भी करना है भाई, प्रॉपर स्टेप्स चाहिए। CBSE बोर्ड है, मजाक नहीं है। ये हो गया क्लोराइड आयन, क्लोराइड एनायन। ठीक है, अब आपका पूरा कह सकते हो। राइट द नेम ऑफ द कैटायन एनायन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, प्रॉपर सिस्टम से करना है, क्योंकि बोर्ड दे रहे हैं, मजाक नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जिंक को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से? तो भाई जिंक है ना, आपको जिंक आपको दो तरह से मिलता है, एक तो ZnS और एक ZnCO3। ठीक है, तो अगर आप सल्फर को हीट करोगे तो उसको रोस्टिंग बोला जाएगा, कार्बोनेट वाले को बोलेंगे हम कैल्सिनेशन। आपने सिर्फ जलाना है इसको। आप जलाओ तो S उठ के यहाँ पे, O उठ के यहाँ पे, ये बनाएगा ZnO+SO2। क्लियर है। इसको बैलेंस कर लेंगे हम, बैलेंस नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा देंगे O। अब Zn 2 हो गया, यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 3 हो गया। बैलेंस हो गया नहीं? हाँ। इस रिएक्शन का नाम भी लिख देना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोस्टिंग, कहते हैं इसको, रोस्ट करना। ये हो गया ZnCO3। ये हो गया ZnO प्लस, इसमें CO2 मिलेगा। C से कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कैल्सिनेशन, याद रहेगा। नेम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन। नेम द प्रोसेसेस, नाम लिख दिया मैंने, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ये लो भाई,
जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अच्छा ये लिखना पड़ेगा, किसे एक्सट्रैक्ट होता है? सल्फाइड एंड कार्बोनेट, और कार्बोनेट और से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन देनी थी, नेम द प्रोसेस, नाम बता दिया। इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन लिख दी। अभी प्रॉपर जिंक नहीं मिला मुझे, अब पता रिडक्शन करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, कार्बन का सारा लेंगे, कार्बन अपने पास O को बुला लेगा, जिंक का साथ छोड़ देगा, Zn+CO, इस रिएक्शन का नाम भी लिख देना, रिडक्शन। यही चीज है, आपको जितना इन्फॉर्मेशन देना है आपको दे दो इसके बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दो इसके बारे में ना। आपका टीचर को मौका मत दो कि वो आपका आधा नंबर भी लेके जाए, बस। ठीक है, और इसका लिख देना, जिंक को किससे, सल्फाइड और कार्बोनेट से किया जाता है। नेक्स्ट, प्लांट यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। सही बात है, जस्टिफाई कर दो 4 तरीके, ये भी हमारे नोट्स में गिवन है क्वेश्चन। तो पहला तरीका होता है, ऑक्सीजन निकालता है वो, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू वो डिफ्यूज होता है। नंबर टू, इज एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। और गम रेजिन के बारे में बोल सकते हैं हम क्या, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, other waste products are removed as gums or raisins। और क्या कह सकते हैं हम, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, जो गिर जाते हैं। तो 4 तरीके हो गए, वैसे एक और लिख सकते हैं, पता है आपको, रूट्स वाला, कि अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो 5 हो गए, बट 4 लिखने थे, इनफ है 4, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इसके। 24, नेक्स्ट कह रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट दैट इन ह्यूमन बीइंग फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स मेल और फीमेल ऑफ द चाइल्ड। तो सबसे पहले हमें इसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे मैन। मैन के पास जो क्रोमोसोम होता है वो होता है XY, फिर हम बनाएंगे वुमेन। वुमेन के पास क्रोमोसोम होता है XX। ठीक है, अगर मैन का X गया, वुमेन के X के साथ मिला, तो नेक्स्ट जनरेशन विल बी अ गर्ल। मैन का Y गया, वुमेन के X से मिला, तो नेक्स्ट जनरेशन XY हुआ, तो नेक्स्ट जनरेशन विल बी अ बॉय। तो मीन्स हम लिखेंगे क्या आंसर, अ वुमेन हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ कौन से क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वाइल अ मैन हैज, एक मैन के पास क्या होता है, अ मिसमैच पेयर होता है। ठीक है, दैट इज XY क्रोमोसोम। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर, जब दोनों के दोनों फ्यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ लिख दूं क्योंकि मेरे सर पे आ रहा है शायद, है ना, फ्यूज टुगेदर, तो क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर, तो वुमेन वुमेन क्या डोनेट करेगी, वुमेन गिव्स ओनली एक्स क्रोमोसोम। सिर्फ आप फ्लो चार्ट बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वाइल men can give X as well as Y if he gives X क्रोमोसोम, अगर उसने X क्रोमोसोम दे दिया, then it is a girl। ठीक है, वो गर्ल हो जाएगी। if but if he gives a Y क्रोमोसोम, then it is a boy। so therefore हम क्या कह सकते हैं, therefore it is the father,
इट इज द फादर दैट डिसाइड्स सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द चाइल्ड। समझ आ रही है बात? आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो ना कि हम 2 नंबर में क्या लिखे, कैसे लिखे। अब आप बता दो टीचर, आपने सोच सोच के देखो, एज ए टीचर सोच के देखो, मान लो मुझे, मैं स्टूडेंट हूँ, क्या आप इस बच्चे के मार्क्स काट सकते हो? ये होता है प्रॉपर तरीके से पेपर करना। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट कह रहे हैं, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, मार्क द एंगल थ्रू विच इमर्जेंट रे बेंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड ऑल्सो नेम इट। तो भाई प्रिज्म बनाना है, आप सबको मार्क करने हैं और उनका नाम बता दो बस। रे डायग्राम बना दो आप, ये प्रिज्म बनाना है हमने, ये प्रिज्म बन गया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे गई, ये नॉर्मल था अपना, ये रिफ्रैक्टेड रे गई, ये नॉर्मल था अपना, और ये इमर्जेंट रे। लो, हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सब रे इसका नाम दे दो। इंसिडेंट रे बोल दो इसको, इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, इसको ए बी बोल दो, इस पॉइंट को, इसको बी सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको पी क्यू आर बोल दो, पी क्यू आर। ये होता है अपना एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं इसको। क्लियर है? इस रे का नाम लिख दो, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, वैसे आपसे इसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा सिर्फ यही है जो पॉइंट सी पे बन रहा है, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और इस एंगल को हम, ये नॉर्मल है अपना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। याद रहेगा? अब वो कह रहे हैं, बताओ मार्क द एंगल थ्रू विच इमर्जेंट रे बेंड फ्रॉम द मार्क फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब आपने क्या करना है, इंसिडेंट रे को आगे लेके जाना है और इमर्जेंट रे को पीछे लेके आना है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है? कह रहे हैं इसको मार्क करके बताओ इसका नाम क्या है। ये इसके मार्क देगा वो 2 नंबर। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। याद आ रहा है? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। वैसे अगर रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, मेन डेविएशन दिखाना था इसमें मेनली। एंड ऑल्सो नेम इट, नाम दे दिया मैंने, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसी का और पार्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड बाय द पर्सन फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो भाई प्रेस बायोपिया को हम ठीक करते हैं किससे? हम करते हैं बायफोकल लेंस से, बायफोकल लेंस से डिनो ठीक करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर, ये बना कैसा होता है? कई बच्चे, मुझे पक्का पता है पेपर में डायग्राम बनाए होंगे, है ना? भाई स्ट्रक्चर आपसे ये नहीं बोल रहा कि उसको बता दो कि दिखता कैसा है वो स्ट्रक्चर, मतलब बना कैसा होता है वो। तो इसका जो लोअर पार्ट होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ताकि आप पास का देख सको। ऊपर वाला पार्ट होता है कॉनकेव लेंस, ताकि आप दूर का देख सको। इस बंदे को दोनों बीमारियां हो जाती है क्योंकि ये एज के साथ होती है। ठीक है, एंड रीजन, रीजन भी दे रहा है, गिविंग रीजन। अच्छा पहले रीजन लिख देता हूँ मैं। तो इसका रीजन हुआ क्योंकि जो हमारी आंख को जो मसल्स पकड़े हुए हैं ना, सीलरी मसल्स, वो वीक पड़ जाती है ड्यूरिंग ओल्ड एज, ड्यूरिंग ओल्ड एज। ठीक है, द सीलियरी मसल्स, द सीलियरी मसल्स बिकम्स वीक, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। अभी जो आपने बना के दिखाया ना, इसको एक्सप्लेन तो कर दो, इसको क्या लिखेंगे हम? क्या? इट इज करेक्टेड बाय, कैसे? बायफोकल लेंस, वेयर लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस फॉर नियर विजन, पास देखने के लिए, एंड अपर पार्ट, एंड अपर पार्ट, एक सेकेंड, अपर पार्ट इज फॉर, अपर पार्ट इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस फॉर डिस्टेंट, डिस्टेंट विजन। खत्म। अब आपके मार्क्स काट के दिखा दे, वो 2 नंबर पूरे देगा आपको, मजा आ जाएगा उसको आंसर बैठ के। बाय गॉड, क्या लिखा है बच्चे ने। राइट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिख दिया हमने, देख लो, चेक कर लिया एक बार, क्रॉस चेक कर लिया करो। ऑफ द लेंस कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्शन, गिविंग रीजन फॉर सच डिजाइन, रीजन ही बता दिया मैंने, कॉज ही बता दिया इसका, ये कॉज है इसका।
रीजन ये रहा इसका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस along which a north magnetic pole would move, magnetic pole would move। इसके बाद एक काम करना, बना भी देना, वो बार मैग्नेट बना देना। दो प्रॉपर्टी बताए थे हम इसको, पहले एक बार आप बना दें, डायग्राम बना दें। ये नॉर्थ, ये साउथ, हमेशा लाइनें नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर। एक दो तीन ऊपर बनाओ, तीन नीचे बनाओ, 1 2 3। नॉर्थ से लाइनें निकलते हुए दिखाओ, साउथ में लाइनें एंटर करवाओ। एरो हमेशा बाहर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा, और यहाँ पे एरो ऐसे आएगा। अब प्रॉपर्टी बताए थे इसकी, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या? अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। यही यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। नंबर 2, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं ये, क्लोज है ना सारी। नंबर 3, दे आर स्ट्रॉन्गर इन क्लोज्ड कर्व्स। जितना क्लोज कर्व होगा, जितना छोटा कर्व होगा, वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो तीन प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, कोई भी तो लिख देना, ठीक है। सेक्शन सी, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 से 33, सेक्शन सी है, 3 मार्क करेंगे। कह रहा है व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और इसको बैलेंस करके दिखा दो। तो व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नेम एंड स्टेट द लॉ। सो वी बैलेंस अ केमिकल equation to satisfy the law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस करना जरूरी है। इसके बाद स्टेटमेंट भी चाहिए भैया, हमें स्टेटमेंट मांग रहा है, विच स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और लिख देना, दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। खत्म, ठीक है। तो ये बात तो हमने कर ली। नेम एंड स्टेट द लॉ, सर ऐसे इन द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। लॉ का नाम भी बता दिया, तो आपके 3 नंबर में आपके लगा लो ऑलमोस्ट 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर तो पक्के हो गए। बैलेंस करनी है हमने इसको, तो बैलेंस करने के लिए मुझे चाहिए, मुझे जगह, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है फिर। अच्छा, Zn प्लस H3PO4, वो कह रहा है Zn3PO4 2 प्लस H2। हम एक काम करते हैं, टेबल बना के बैलेंस कर लेते हैं, इजी भी रहता है, टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा है हमारा, है ना। बचपन में, ये बचपन में नहीं, सॉरी स्टार्टिंग में करते थे, बचपन तो बहुत दूर था। Zn लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 3 है। H लेफ्ट पे 3 है, राइट पे 2 है। P आपका 1 है, ये 2 है। O आपका 4 है, ये 8 है। तो इजी टारगेट ढूंढ लो, इजी टारगेट हमारा P है, तो P को शुरू कर दो। P से शुरू कर देते हैं हम बनाना। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, है ना, यहाँ पे 2 लगा दूं मैं, तो इसको काट के 2 कर दो, P पे टिक मार दो। इसके बाद क्या चेंज हुआ, H हमारा हो गया 3 टू द 6 हो गया, H को काट के 6 लिख दो। P कितना हो गया हमारा, P को काट के 2 लिख दो, P लिख दिया, और O हो गया हमारा 8, इसको 8 के 8 लिख दो, तो अपने आप बैलेंस हो गया। अच्छा, और अगला इजी टारगेट दिख रहा है H का, H को 2 को 6 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 2 को 6 बनाऊंगा, यहाँ पे 3 लगा दूंगा, तो ये हो गया आपका, काट के 6 लिख दो, बैलेंस हो गया। अब Zn यहाँ पे अकेला बैठा है, 3 लगा दो, लो हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये था आपका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्रेस रिएक्शन दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? द रिएक्शन दैट गिव्स अ प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट देगा, प्रेसिपिटेट along with the formation of product, along with the formation of product, इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल दे दो एंड ऑल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है। एग्जांपल हो गया इसका, अगर आपको याद हो Na2SO4 प्लस BaCl2, आपने Na2SO4 लिया, उसमें BaCl2 डाल दिया, जैसे ही आप डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो है ना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज BaSO4 का। ठीक है, तो बनेगा क्या, वो Cl उठ के यहाँ पे, SO4 उठ के यहाँ पे, ये बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4। तो इसका कलर याद रखना, इट इज वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है। कह रहा है इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस तो मैंने कर ही दिया, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई, लो मिल गए 3 नंबर, 3 के 3, 3 मार्क्स। ठीक है जी, आगे चलें। आगे क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट कह रहा है डिजाइन एन एक्टिविटी टू शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये एक्टिविटी तो हमने 7th क्लास में भी करी थी और 8th क्लास में भी करी थी, अगर आपको याद हो। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, वी टेक अ रॉड, हमने एक रॉड लेनी है, ठीक है, एल्यूमिनियम की ले लो या कोई मेटल लोहे की ले लो। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कैंडल लेनी है और कैंडल को बर्न कर देना है और यहाँ पे कैंडल लगा देनी है। ठीक है, हम क्या नोटिस करेंगे कि जैसे हम ए पॉइंट पे हमने कैंडल को लगाया, हम नोटिस करेंगे कि जो बी पॉइंट है वो भी गर्म होने लग गया। तो इससे क्या पता लगती है बात, दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोसीजर, तो मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, हमें क्योंकि एक्टिविटी लिखना है ना, मटेरियल चाहिए हमारे पास एन आयरन रॉड, आयरन रॉड चाहिए, एक कैंडल चाहिए। ठीक है, और प्रोसीजर क्या हुआ इसका, प्रोसीजर में क्या लिखेंगे हम, कि भाई हमने क्या करा, वी टेक एन आयरन रॉड, हमने एक आयरन रॉड ली एंड हीट इट फ्रॉम इट्स वन एंड, लेट अस से ए, दैट इज ए। ठीक है, आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक अगर आप हीट करोगे, वी कैन सी दैट द पॉइंट बी is also getting warm, पॉइंट बी भी धीरे धीरे गर्म होने लग गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट पॉइंट बी टोटली बिकम्स हॉट। अब इससे मुझे क्या ऑब्जर्वेशन हुई, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख दूं, सबको लिखना होता है, एक्टिविटी तरह लिखनी है। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, ऑब्जर्वेशन हुई हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी में हीट चली गई। अच्छा, इसे क्या प्रूव होती है बात, इसे प्रूव होती है दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ लिख दूं, दूसरा पेन ले लेते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या आएगा, दिस शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमें लिख के आनी थी और कह रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप क्या करो, इसको और ज़्यादा हीट करते रहो। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में लिखेंगे इसको, हम इसको फर्दर और हीट करते रहेंगे। और हीट करने के बाद भी जब वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगी, ठीक है, फिर भी वो आयरन रॉड मेल्ट नहीं करेगी, बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, इसको मैं रेस कर दूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये इसको हम छोटा कर देते हैं, एक काम करते हैं, ईजी रहेगा, यहाँ पे जगह मिल जाएगी। तो अगर मैं हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, इसके बाद हम लिखेंगे हीट इट कॉन्टिन्यूसली।
continuously till it becomes red hot। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल रेड हॉट हो गई। अब रेड हॉट हो गई इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, वी कैन सी दैट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या पता लगा मुझे कि वो क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि रेड हॉट होने के बाद भी क्या हुआ? वो बिल्कुल मुझे मेटल की तरह दिख रही थी, रॉड की तरह दिख रही थी। सो देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। स्टेट द एंजाइम या सॉल्ट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंड मेंशन देयर फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर मैं सलाइवा की बात करूं तो सलाइवा में से निकलता है सेलिवरी अमाइलेस एंजाइम। ठीक है, सेलिवरी अमाइलेस निकलता है जो कि एक एंजाइम होता है। और ये एंजाइम क्या करता है? जो भी आपने स्टार्च खाया होता है, इस स्टार्च को वो माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया अपना। सेकंड कह रहा है बाइल जूस। बाइल जूस निकालता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट निकालता है, और बाइल सॉल्ट क्या करता है? बाइल सॉल्ट करता है जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है टू स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल। मतलब मान लो जैसे कि हमारी बॉडी में मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत बड़े बड़े फैट के बैलून जैसे बने हुए होते हैं, तो उनको वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस निकालता है ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन और लाइपेस निकालता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन टू पेप्टोन बनाता है, प्रोटीन टू पेप्टोन। और लाइपेस क्या करता है? फैट टू लिपिड्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, 3 मार्क अपने पूरे। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दो पार्ट है इसके, देखो। कह रहा है पहले मुझे दो लिमिटेशन बता दो, और दूसरी चीज मुझे ये बता दो कि केमिकल कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स बेटर क्यों होता है। केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स से? तो पहले मैं पहले पार्ट का आंसर लिखता हूँ। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट पे जाए कि भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स मल्टीसेलुलर के क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशंस अगर हम लिखे तो पहली लिमिटेशन आएगी क्या? कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहीं पर पहुंचेगा जहां पे वो कनेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच टू दोज प्लेसेस, टू दोज प्लेसेस वेयर नर्वस टिश्यू इज कनेक्टेड, है ना? पूरी बॉडी में मतलब पहुंच नहीं पाएगा, कनेक्टेड। दूसरा, वंस वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, वंस इलेक्ट्रिकल अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर दी, बोले वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, तो क्या होगा? देन द सेल हैज टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। अपने मैकेनिज्म को रीसेट करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूसली निकाल पाएगा। वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड देन द सेल हैज टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, बिफोर सेंडिंग अनदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजने से पहले अपने मैकेनिज्म को रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट कांट बी सेंड कॉन्टिन्यूसली। बात समझ आ रही है? कॉन्टिन्यूसली आप नहीं भेज सकते। अगला कह रहा है वाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्योंकि इसकी वाइडर रीच होती है। पहला पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 1, कैन रीच मोर सेल्स इन द बॉडी। ज्यादा सेल्स में होती है, मोर सेल्स इन द बॉडी। मैं किसके पॉइंट बता रहा हूं बताइए? कि केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है। सेकंड पार्ट है ना ये, केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है। पहला, इसकी वाइडर रीच होती है, ज्यादा रीच होती है। दूसरा,
इन्वॉल्व हार्मोन, इन्वॉल्व हार्मोन, हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एंड नॉट एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक नर्वस टिश्यू, लाइक नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये दो हो गए इसके केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होता है, किससे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से। ठीक है, तो ये आपको लिख के आना, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, थोड़ा नीचे कर दे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18। भाई फोकल लेंथ कह रहा है, कॉनकेव भी कह रहा है, कॉनकेव कह रहा है और फोकल लेंथ 18 कह रहा है, कह रहा है वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूं। तो मेरी बात सुनो, तो वर्चुअल इमेज तो एक ही होती है ना कॉनकेव में, याद है लास्ट केस, डेंटिस्ट केस। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह रहा है, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्ले, तो रेंज बतानी है आपको। तो मतलब कॉनकेव मिरर में तो फोकल लेंथ कितनी है अपने पास, -18 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज पूछिए आपसे, तो रेंज होगी आपकी 0 to 18 सेंटीमीटर। आप इनके बीच में कहीं भी रख दो, आपकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ठीक है, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +2। एम दे रहा है आपको +2। तो पहले पार्ट का आंसर मैंने दे दिया, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, रेंज लिखने के बाद क्या, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 0 to 18 सेंटीमीटर, ये लिख भी देना। और ज्यादा होगा तो डायग्राम भी बना देना, टीचर ने खुश हो जाना है कि बाय गॉड क्या बच्चा है, मजा आ गया, है ना। पी, एफ और सी, ये रहा, ये सीधा गया, ऐसे निकल गया, दूसरा पी से निकला, ये दोनों बैक साइड में मिल गई। याद आया, केस याद आया, ये डेंटिस्ट केस। अब हम करते हैं इसके दूसरे पार्ट को। दूसरा पार्ट कह रहा है मिरर फॉर्मूला को यूज करो और मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दो जिसकी मैग्निफिकेशन +2 है। तो इसको हम छोटा कर दें, क्योंकि मेरे पास जगह फिर से खत्म हो गई है। ये रहा, शुरू करते हैं। देखो, मैग्निफिकेशन है +2। ठीक है, एम का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के केस में, इट इज -v/u। तो 2 इज इक्वल टू -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 2u इज इक्वल टू -v। क्लियर है। अब आप लगा दो मिरर फॉर्मूला, क्या कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की जगह में क्या लिखूं, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, निकालना है, u निकालना है ना आपसे, u पूछा है क्वेश्चन में। तो आप एक काम करो, v की जगह आप एक काम करो, इसको लिख दो -2u इज इक्वल टू v, सेम बात ही है। तो 1/-2u लिख दो, प्लस 1/u लिख दो, इज इक्वल टू 1/-18, 1/-18। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव साइन नीचे नहीं रहता। तो ये हुआ -1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/18। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2u, ये आया -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/18। ठीक है, यहाँ कर दें, तो ये हुआ 1/2u इज इक्वल टू -1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, u हुआ -2 बाई, हाँ एक सेकेंड, 18 को यहाँ ले आओ और माइनस को यहाँ ले आओ, -2u आ गया। तो ये आ गया आपके पास, u आ गया इस -9 सेंटीमीटर। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन दी लेफ्ट। आपका आंसर आ चुका है। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है, इसको जरा छोटा कर देते हैं, अब ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल आपको दी हुई है रेजिस्टिविटी 3 मटेरियल ए, बी और सी की 20 डिग्री पे। कह रहा है मटेरियल दिए हुए 3, क्लासिफाई करो ये कंडक्टर है, अलॉय है, इंसुलेटर है। तो अगर मैं सब देखो, मटेरियल रेजिस्टिविटी इज लाइक रेजिस्टेंस ओनली, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, इंसुलेटर का। तो मतलब ये होगी, ये होगा हमारा इंसुलेटर। बात समझ आ रही है, इंसुलेटर होगा। और सबसे कम जो होगा वो होगा कंडक्टर, वो होगा कंडक्टर। तो मतलब कंडक्टर क्या होगा हमारा, ये कंडक्टर होगा। और ऑब्वियसली अगर तीसरी चीज बची तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा अलॉय।
कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस मटेरियल एंड स्टेट वन ऑफ द यूज ऑफ ईच मटेरियल इन द डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से एन इलेक्ट्रिक स्टव और इलेक्ट्रिक आयरन। हाँ, अब इंसुलेटर को एग्जांपल दे दो। कंडक्टर को हम कह सकते हैं कॉपर कह सकते हैं, तो कंडक्टर आ सकता है कॉपर, ठीक है। अलॉय हम कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। और इंसुलेटर आ सकता है आपका रबर या प्लास्टिक भी कह सकते हो। बट एक बात ध्यान से सुनना, वो कह रहा है एक वन यूज बताओ हर एक मटेरियल का इन द डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इनका यूज भी बताना है। कॉपर का पता है आपको कहाँ यूज होता है, ये वायर्स में यूज होता है ज्यादातर ना, जो वायर्स बनी होती है उसमें यूज होता है। स्टेनलेस स्टील पता है कहाँ यूज होता है, बेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस होता है कई बार वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कुछ ऐसा ट्रायंगल सा होता है ना, ऐसा पेंटागन शेप का होता है अंदर जिसे प्रेस करते हैं हम। अच्छा, रबर और प्लास्टिक का अगर हम क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रिक अवन कह सकते हैं, है ना। जो हैंडल होता है ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कह सकते हैं हम, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, इंसुलेशन ऑफ वो हम कह सकते हैं कवरिंग, कवरिंग कह सकते हैं, कवरिंग ऑफ कॉपर वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल, ये इनके यूजेस बता दिए मैंने, मटेरियल बता दिया। आगे चलें। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर डीकंपोजर, दो एग्जांपल दे दो, स्टेट हाउ दे मेंटेन अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो व्हाट आर डीकंपोजर, सो दे आर द ऑर्गेनिजम्स, दे आर द क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिसाइकल देम, कह सकते हैं वो रिसाइकल करते हैं बैक इनटू द एनवायरनमेंट, फिर से वो एनवायरनमेंट में उसको क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं, है ना। क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं ये। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बैक्टीरिया फंगाई हो गया, बैक्टीरिया फंगाई इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। कह रहे हैं हाउ दे मेंटेन बैलेंस, तो बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं ये बताओ, इन एन इकोसिस्टम। पहले हम कह सकते हैं कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं ये। दूसरा हम क्या कह सकते हैं बताओ, क्या ये चीजों को रिसाइकल होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तीसरा क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। सो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तीनों पॉइंट को। सॉइल फर्टिलिटी कैसे, दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड मेक सॉइल पोरस, ठीक है। रिसाइकल मतलब दे हेल्प इन रिसाइकलिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लीनिंग एजेंट मतलब दे रिसाइकल डेड बॉडीज इनटू न्यूट्रिएंट्स, याद रहेगा, ठीक है। ये है सारा का सारा, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट कह रहा है सेक्शन डी आ चुका है हमारा। सेक्शन डी में आपको 5 मार्कर मिलेंगे, ठीक है। 5 मार्कर क्वेश्चन है ये। इसको 2 मिनट छोटा कर लेते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं अ कार्बन कंपाउंड ए, एक कार्बन कंपाउंड ए है जिसको हमने हीट करा एक्सेस कॉन्क H2SO4 के साथ, तो ये पढ़ते आपको याद आना चाहिए, इथेनॉल से इथीन। एक कंपाउंड बी बना, जो एडिशन डाला हमने 1 मोल हाइड्रोजन गैस का और निकल कैटलिस्ट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के काम आता है ये। सी बना, सी को हमने एयर के साथ मिलाया, 2 मोल कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, CO2 और H2 निकलता है, ठीक है। ABC बता दो, उनका स्ट्रक्चर लिख दो, उनकी रिएक्शन लिख दो और रोल बता दो H2SO4 का। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, डिहाइड्रेट करता है चीज़ों को। एक बार एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है एक कार्बन कंपाउंड ए है जिसको हमने हीट करा एक्सेस कॉन्क H2SO4 के साथ, तो उससे बी बनाया। तो जब भी हम इथेनॉल को CH3CH2OH को जब हम हीट करते हैं किसके साथ, कॉन्क कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन के साथ, तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, इथीन, इथेनॉल से इथीन बनाता है, प्लस H2O निकलता है,
ठीक है, तो हमारा ये पार्ट तो हो गया। कह रहा है बताओ रोल बता दो सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अगर मैं रोल की बात करूँ, मैं रोल पहले यहाँ लिख देता हूँ। रोल क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी निकालने का काम करता है ना, ये पानी निकाल देता है। कह रहा है ये बना बी, तो ये अपना ए है, इससे बन गया बी। बी को मैंने वन बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो बी पे मैंने सी एच टू पे मैंने एरो पे डाला, क्या ये बी पे क्या डाला, निकल कैटलिस्ट डाला, तो एन आई कैटलिस्ट डाला। ठीक है, इसमें H2 भी डलते हैं, एन आई कैटलिस्ट डाला, इससे सी बन गया। तो डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाएगा CH3 इथीन से इथेन, इनके नाम भी लिख दूं यहीं पे, है ना। इसका नाम हुआ इथेनॉल, दूसरे कलर से लिखते हैं। इसका नाम हुआ इथेनॉल, से बन गया इथीन, और ये इथीन था, इथीन से बन गया इथेन। बात समझ आ रही है। और ये अपना सी था। और क्या पूछ रहे हैं आगे, कोई और कहानी बता रहे हो। ठीक है, ABC पहचान दो, एंड 3 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, सी ऑन कंबशन इन एयर, सी को हमने जलाया, तो सी को जला दो, तो ये हुआ सी एच थ्री को आपने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जलाया, ये रहा। कंबशन इन एयर फॉर्म 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली जब हम किसी भी कार्बन वाली चीज को जलाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, CO2 और H2 मिलेगा। CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट, इसको आप बैलेंस करोगे तो कितना मोल, 3 मोल ऑफ वाटर मिला, 3 यहाँ मिला, और कितना मिला, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो क्या मिल गया हमें, ठीक है, हमें ABC पता लग गए। और क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ABC 3 मोल, और आइडेंटिफाई ABC, तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी याद रखना है। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, तो कोई ना कोई पार्ट आप मिस कर दोगे। आते हुए भी गलत हो जाता है क्वेश्चन से। स्ट्रक्चर बनाना है ABC का, स्ट्रक्चर बना लो। तो ए क्या है हमारे पास, ये रहा। ए का स्ट्रक्चर इथेनॉल, 1 2 O और H, इथेनॉल, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये रहा हमारा, ये हो गया ए का स्ट्रक्चर। बी क्या है, इथीन है, बी का डबल बॉन्ड आएगा, ये रहा, H H H और H, ये बी हो गया। सी क्या है, सी है इथेन, तो सी, ये रहा सी, स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, राइट द एंड गिव द केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन दे दी मैंने, स्टेट द रोल बता दो, रोल बता दिया। पूरे 5 नंबर मिलेंगे इसके अंदर आपको। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट और पार्ट कह रहा है, और पार्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, एक कार्बन कंपाउंड ए, एक कार्बन कंपाउंड ए है जो वाइडली यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव। ये पढ़ते ही आपके दिमाग में इथेनोइक एसिड आना चाहिए। इन पिकल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो कंफर्म भी कर रहा है। ये कंपाउंड रिएक्ट करता है इथेनॉल, जिससे एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है, जिसको हम एस्टर कहते हैं। एस्टर बी हो गया, आइडेंटिफाई ए एंड राइट स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो कह रहा है ए, जो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड CH3COOH, जब मैंने इसको मिलाया, जो पिकल में यूज होता है, तो ये हो गया अपना ए। ये इसको मिलाया मैंने इथेनॉल में, तो CH3CH2 इथेनॉल में मिलाया, और एरो पे डाला एसिड कैटलिस्ट, इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एसिड कैटलिस्ट, ये बन गया आपका, पानी निकालता है एसिड, CH3 तो पानी निकाल दो, ये पानी निकल गया अपना। तो CH3COOCH2CH3 प्लस H2, क्लियर है। ये बन गया स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, इसको बी बोल दिया मैंने। आइडेंटिफाई ए एंड राइट इट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना दो इसका, लो। अब स्ट्रक्चर वही बचा बनाना आता है, इसको COOH को खोलना आता है। मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ इसको याद कर लो, कहते हैं नहीं हम तो COOH ऐसे ही याद कर लेंगे। लो, आगे ना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ए, स्ट्रक्चर में हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ ए विद इथेनॉल टू फॉर्म बी। ठीक है, बन रिएक्शन। कह रहा है रोल बता दो प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इसका रोल क्या है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है ये, डिहाइड्रेटिंग, पानी निकाल रहा है ना, पानी निकालने का मतलब वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। थर्ड पार्ट कह रहा है हाउ कैन वी गेट ए बैक फ्रॉम बी, ए को फिर से लाना है बी से, तो मतलब बी अपना था CH3COO CH2CH3, इसमें फिर से ए बनाना है। ए बनाने का मतलब हुआ CH3COOH। तो अब इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, पानी निकाला था ना आपने, अब पानी को डाल दो,
आप पानी को डाल दो मतलब, प्लस H2O कर दो, लो फिर से मिल जाएगा आपको। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, पता है आपको। एसिड कैटलिस्ट डाल दो, तो ये हुआ CH3CH2OH, फिर से मिल गया आपको। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, याद रखना आपको। फिर से B से A मिल चुका है। हाउ कैन ए बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल, ए को इथेनॉल से निकालना है, तो ये तो वो हो गया ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद है, इथेनॉल। तो थर्ड पार्ट अपना ये रहा, रोल मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट, अभी फोर्थ पार्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, थर्ड हो चुका है, फोर्थ ये रहा। कह रहा है हाउ कैन ए ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल, ए को इथेनॉल से निकालना है, तो इथेनॉल ये रहा CH3CH2OH। आपने एरो पे डालना है क्या, अल्कलाइन KMNO4, याद है, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। पेपर में दोनों लिख के आना है आपको। इथेनॉल से मिल जाएगा आपका ए, मिल जाएगा ए मतलब CH3COOH, ये मिल गया है। इस रिएक्शन का पूछेगा तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा, तो फिफ्थ पार्ट मुझे करना है, उसके लिए मुझे सब कुछ इरेज करना पड़ेगा। इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ सारा। नहीं, व्हेन ए रिएक्ट विद, ए क्या है अपना, इथेनोइक एसिड है ना, ए को वॉशिंग सोडा से मिलाना है, तो फिफ्थ पार्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं। ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा, CH3COOH को आप मिला दो वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 से। तो ने गैस का नाम बता दो, गैस तो वैसे ही तो लग रहा है, CO3 से CO2 बनेगा, बट रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3COONA। जिन बच्चों को रिएक्शन समझ नहीं आती, जो बच्चे रट्टा मारते, ध्यान से सुनो, ये एसिड है, ये बेस है, क्योंकि मेटल वाली चीज बेस होती है, क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, लो बात खत्म। और CO3 से क्या बनेगा, CO2। तो अगर आपसे पूछ रहा है गैस कौन सी निकलेगी, तो इट इज CO2 गैस। बस पूरे 5 नंबर मिल गए, एक पार्ट का 1 नंबर था, ठीक है। सो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज रीजनरेशन, एक एग्जांपल दो मुझे जो वो करता है और एक ऑर्गेनिज्म जो नहीं करता। कह रहा है बताओ रीजनरेशन क्यों नहीं होता दूसरे वाले में। तो पहले पहला पार्ट करता है, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है। इसको जरा छोटा कर लेते हैं बहुत, ये क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है तो बाहर जा सकता है आंसर, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है रीजनरेशन is a process in which if an organism if an organism is somehow cut or broken into pieces, छोटे छोटे अगर मैं इसके पीस भी कर दूंगा, then the individual parts, जो हमने पार्ट्स करे, will form a new organism। कह रहा है मुझे बताओ किस में होता है और किस में नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। कह रहा है विच डू नॉट शो, जो शो नहीं करता, हम नहीं करते। हम मतलब कौन नहीं करता, ह्यूमन बींग शो नहीं करते। अच्छा आगे एक और पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको ये। कह रहा है मुझे बताओ ह्यूमन बींग क्यों नहीं करते। इन ह्यूमन बींग्स इन ह्यूमन बींग्स दे डू नॉट हैव रीजेनरेटिव सेल्स, हमारी बॉडी में रीजेनरेटिव सेल्स नहीं होते, ठीक है। देयरफॉर रीजेनरेटिव सेल्स, ऊपर लिख दूं, विच आर स्पेशलाइज्ड टू ग्रो, ठीक है। इसके बाद इसका डायग्राम बना देना प्लेनेरिया का ना, मेरी बुक में गिवन है, नोट्स में गिवन है हमारे, आपने इसको काटा बीच से, तो ये पार्ट अलग हो गया आपका, बीच वाला पार्ट अलग हो गया ये, और लोअर वाला पार्ट अलग हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इनको 3 प्लेनेरिया बना के दिखा दोगे। इस बेचारे की आंखें बना लेंगे, आंखें नहीं बनाई मैंने, ये बन गई बन गई बन गई, ये रही, ये रही, और ये रही, ये रही, ये रही। अब आपका हुआ है परफेक्ट आंसर फर्स्ट का। सेकंड पार्ट कह रहे हैं वाटर इन ए पॉन्ड अपीयर डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, नेम दी स्ट्रक्चर एंड द मेथड बाय विच दे रिप्रोड्यूस। तो भाई उसमें एल्गी होता है, और एल्गे रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। तो आंसर लिखिए इसका सेकंड पार्ट,
इसको मैं इरेज करूँ या छोटा कर दूँ? इरेज कर देता हूँ, नोट कर लेना इसको। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सो डार्क ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ एल्गे, है ना? एंड इट रिप्रोड्यूसेस, ये रिप्रोड्यूस करता है बाय कौन सा? फ्रैगमेंटेशन। याद है सी एनीमोन? सी एनीमोन याद है? उसी की तरह तो होता है ये। नेम दी स्ट्रक्चर, मैंने नाम बता दिया, मेथड बता दिया, एक्सप्लेन कर दो प्रोसेस को, फ्रैगमेंटेशन को। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म एन, या मैं प्रॉपर बोलूं, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नहीं तो फिर बाइनरी हो जाएगा ना। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर ऑर्गेनिजम्स ऑन मैच्योरिंग, ऑन मैच्योरिंग, मैच्योरिंग होने पे वो दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। उसको हम बोलेंगे क्या? इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, इनमें एक्सप्लेन द प्रोसेस कर दिया हमने। ईच ऑफ विच, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ विच मेक मेक्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा बड़ा होके अपने वो जो बड़ा था, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन में याद है इसका एग्जाम्पल क्या था? इसके दो एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, सी अनीमोन और स्पायरोगायरा। इसका डायग्राम अगर आपको याद हो, हमारी नोट्स में था। ईच ऑफ विच मेक्स द इंडिविजुअल फुली डेवलप, ऐसे लिख दो। ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इसका और पार्ट, इसका और पार्ट कह रहा है, इसको जरा छोटा कर लेते हैं हम। नेम द पार्ट परफॉर्मिंग द फंक्शन इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैरी स्पर्म। तो स्पर्म को लेके जाता है वास डेफर्न्स, वास डेफर्न्स लेके जाता है। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट, ये निकलता है टेस्टिस से। हु सिक्रीशन मेक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म इजियर, तो ये आएगा सिक्रीशन ऑफ क्या? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको सीमन में बनाया था, इन दोनों की सिक्रीशन को। प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, तो ये स्क्रोटम होता है। कह रहे हैं नेम द पार्ट एंड द फॉलोइंग फंक्शन, तो फॉलोइंग फंक्शन, नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन, दो इन पार्ट हमने बता दिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्म, स्पर्म की दो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये हमारा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है ना? हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या करता है? कैरी करता है। और क्या कह सकते हैं? हमारी बॉडी के हाफ क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर, हाफ क्रोमोसोम मिलेंगे ना, जैसे हमारी बॉडी में 46 है तो 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। और क्या कह सकते हैं? और भाई इसकी लॉन्ग टेल होती है मूवमेंट के लिए। बस तीन लिख दिए, उसमें दो पूछे थे, इनफ है। थर्ड पार्ट, व्हाट आर द सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है इन विच, इन विच vas deferens is cut and tie in males, ठीक है। और प्रोसेस का नाम जरूर लिख देना। तो ये हुआ आपका वैस्केटोमी कहते हैं इसको। और फीमेल में क्या होता है? ओविडक्ट इज कट एंड टाई इन फीमेल्स, इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, याद रहेगा, वैस्केटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। और वो कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, उसके साइड इफेक्ट बता दो। तो साइड इफेक्ट क्या हुआ? स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, पेन होता है, इरिटेशन होती है, ठीक है। वैसे इरिटेशन वर्ड है ना,
सब में कॉमन है, जितने भी आपके प्रोसेस है ना, तो ये इसके साइड इफेक्ट हो गए। दीज आर द साइड इफेक्ट। ठीक है, चलें आगे। कह रहे हैं एक पैटर्न बता दो, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर द टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ द सेम मैग्नेट्यूड आई। दो आपको दिख रहे होंगे लाइन है कंडक्टर, दोनों में उल्टा करंट जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है। ठीक है, पहला पार्ट ये कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू कंडक्टर। तो देयर आर टू पार्ट्स, हम दोनों पार्ट करेंगे। बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाने आता हूँ। जब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था हमेशा ईस्ट एंड से देखते हैं, हमेशा ईस्ट एंड से चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने मैंने बना दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, याद रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको ए और बी नाम दे दूं, मान लो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं अपने थंब को ऐसे खोलूंगा, ध्यान से देखना मेरे। अब मैं अपने थंब को ऐसे खोलूंगा, अगर मैं ए की बात करूं, देखो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, आप देखो। तो मेरी फिंगर्स कैसे रैप हो रही है, मेरी फिंगर्स कैसे रैप हो रही है, अगर मैं इस फेस से देखूंगा तो यहां से दिखेगी मुझे ऐसे 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 घूमते हुए क्लॉकवाइज। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि ना इसको निकालने का एक रूल होता है। हमेशा ईस्ट एंड पे अपनी आंखें रखो, मैं आपको आंखें बना देता हूं ताकि आपको याद रह सके। हमारी आंखें, हमारी आईज हमेशा ईस्ट एंड पे होनी चाहिए। तो ये आपकी आंखें है बड़ी गंदी सी, मायोपिया हो रहा होगा इसके, जोक्स अपार्ट। तो ये आपकी आंखें हमेशा हमने ईस्ट एंड से देखना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए को यहाँ बनाऊं, अलग से बनाऊं, अलग से बनाऊं, यहाँ पे ए करंट ऐसे जा रहा है। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो अगर आप इसको उठा के यहाँ ले आओगे तो इसको घुमा दो, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो लाइक दिस, तो अगर आप इसको घुमाओगे तो ईस्ट एंड ऊपर आ जाएगा ना, और वेस्ट एंड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ आ जाएगा। अब अगर मैं अपने थंब को खोल के ऐसे देख रहा हूँ तो आप खुद देखो ना मेरे फिंगर्स कहाँ जा रहा है। आप अपने आप देख लो, आप इस थंब को ऐसे खोलो, अपने आप अभी करो ऐसे, इस थंब को ऐसे खोलो और इसको आप ऐसे घुमाने की कोशिश करो, तो कैसे घूमेगा ये, इस एंड से देखोगे तो कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और आपको बस एक ही निकालना था, क्योंकि उसके बाद हम दिमाग का यूज कर लेंगे। अगर वो ए पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेचुरल सी बात है वो बी पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो हमें आंसर पता लग गया। ठीक है, ए पे कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज और बी पे कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर हम इसको बनाएं तो आपको इसे बनाना था, दो सर्कल ऐसे बना दो, यहाँ पे दो सर्कल ऐसे बना दो, ए पे घुमा दो क्लॉकवाइज, तो कलर हम दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ले, ग्रीन ले लें। ए पे घुमा दो क्लॉकवाइज और बी पे घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको आ चुका है, फर्स्ट पार्ट में हमें ये करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है क्योंकि ए में क्लॉक घूमेगा तो बी में ऑब्वियसली एंटी क्लॉक ही घूमेगा। कह रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ विच इज इक्वी डिस्टेंट। अब इन दोनों के बीच में ना एक ओ पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब मान लो अगर ये पॉइंट यहाँ से एक्स है तो यहाँ से ये भी एक्स है। तो कह रहा है बताओ कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दो ओ पे। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट का, इट हैज नो मैग्नेटिक फील्ड। रीजन, क्योंकि ये घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नो मैग्नेटिक फील्ड बाय द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसिल ईच अदर एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, जीरो होगी, याद रहेगा। ठीक है, आगे चले, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे कह रहा है हम अपने घरों में हमारे एसी करंट आता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और हमारे घरों में जो वी होती है 220 वोल्ट होती है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर केबल है, तीन तारे मिलेगी आपको, लाल, रेड, ब्लैक और ग्रीन। व्हाट आर दीज थ्री वायर कॉल्ड। तो रेड वायर को क्या बोलते हैं, रेड वायर को हम लाइव वायर कहते हैं, इसको मेंस बोल भी बोला जाता है। ब्लैक को हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन को हम अर्थ वायर कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। नेम देम कलर वाइज, कलर वाइज के अकॉर्डिंग हमने नेम कर दिए। ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड ब्लैक वायर। रेड और ब्लैक वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो रेड और ब्लैक वायर में, यहाँ लिख दूं, नीचे लिख दूं, वहां पर जगह नहीं है। रेड वायर एंड ब्लैक वायर के बीच में कितना वी होता है, जो हमारे घरों में आता है, हमारे घरों में कितना आता है, इट इज 220 वोल्ट।
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर इज 220 वोल्ट। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा आपको, पता लग रहा है ऐसे एरो करके लिखा है। क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर इज 220 वोल्ट। ठीक है। सी पार्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द मेटालिक बॉडी। अगर एक्सीडेंटल लीकेज होगी तो क्या होगा भाई? अर्थ वायर क्या करती है? ठीक है, तो हम सी पार्ट यहां लिख दें। तो अर्थ वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस इन अवर होम्स। हमारे घरों में सेफ्टी डिवाइस का काम करती है अर्थ वायर। क्यों? एनी लीकेज ऑफ करंट, एनी लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस। किसी भी मेटल बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करो, इसकी मेटल बॉडी है, उसमें अगर करंट एक्स्ट्रा निकल रहा है तो अर्थ वायर क्या करेगी? उसको अर्थ पे भेज देगी। एनी लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस विल go into the earth, go into the earth, and the person will not get an will not get an इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएगा वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा उसको। दिखाई दे रहा है? याद रहेगा? तो ये रोल होता है ग्रीन वायर का। और पार्ट कह रहा है इसका, छोटा करते हैं इसको। बाय यूजिंग द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप हाउ कैन बी शोन दैट फोर्स लगी। जब भी हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी को रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगी ही लगी। कह रहा है इस सेटअप से बता दो। भाई मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा था ना, अगर एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और देखो एक तो हॉर्स शू की मैग्नेटिक फील्ड है और एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दो आपस में होगी तो क्या लगेगा? उन पे चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा। तो यही वजह होती है कि इसमें क्या होता है, हमेशा फोर्स लगती है। बट एग्जैक्टली हम आंसर लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो उसको जरा चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का, ए पार्ट का, फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर क्या? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन? बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन, एंड जो चार्जेस निकले, एंड द मूविंग चार्जेस, एंड द मूविंग चार्जेस से फोर्स बना। भाई जो हॉर्सशू मैग्नेट है, इससे क्या निकली? मैग्नेटिक फील्ड। और करंट से क्या निकले? चार्जेस। तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? फोर्स प्रोड्यूस हुआ। तो इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मूविंग चार्जेस विद इन द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर क्रिएट्स अ फोर्स, कह सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, क्रिएट्स अ फोर्स। भाई जब दोनों आपस में टकराए तो दोनों में क्या निकली? एक फोर्स निकली। और क्या कह सकते हैं? वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट, वी कैन demonstrate it by this experiment, that you can demonstrate it that when a current carrying conductor, when a मेरे ऊपर आ रहा है क्या ये? when a current carrying conductor, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, तो क्या होगा? it will experience the force, it will experience a force। ठीक है, it will experience a force। तो ये था इसका आंसर कि भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगी मैग्नेटिक चार्ज, करंट से निकलेगा आपके उसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपस में वो क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे और फोर्स निकालेंगे। बी पार्ट कह रहा है इसका, बी पार्ट कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स्ड इन टू वेज।
फोर्स को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, मान लो लेफ्ट और राइट दो तरीके से कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? या तो आप क्या करो, बैटरी उल्टी लगा दो, करंट डायरेक्शन उल्टी कर दो। मतलब क्या, इसका पहला पार्ट क्या आएगा, इसका हम इसको लिख दे फर्स्ट, ऐसे लिख देते हैं, बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। भाई या तो आप बैटरी को उल्टा लगा दो तो फोर्स उल्टी लगेगी। दूसरा तरीका क्या कह सकते हो आप हॉर्सशू को उल्टा लगा दो, बाय चेंजिंग द पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। याद रहेगा। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट कह रहा है व्हेन विल द मैग्नेट ऑफ फोर्स बी हाईएस्ट। मैग्नेट ऑफ फोर्स हाईएस्ट होता है जब दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, और इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, याद रहेगा। फोर्स का हाईएस्ट होता है 90 डिग्री पे होता है, तो व्हेन द फोर्स हाईएस्ट, क्या लिखेंगे, यही लिख दो आंसर, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दोनों के दोनों आर एट राइट एंगल्स, जब दोनों के दोनों राइट एंगल पे होंगे, दैट इज 90 डिग्री। थर्ड कह रहा है स्ट्रेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा ये। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लेना आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल थर्ड पार्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। कैसे खोलना है? सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने तीनों दिखा दे परपेंडिकुलर। अब आप पहले बात करोगे, थंब को एंड में लिखना होता है हमेशा, थंब पहले लिख दोगे तो जीरो मिलेगा आपको। क्या याद है, याद बताया था, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो इफ योर फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडल फिंगर क्या दिखाएगा? करंट दिखाएगा। देन, तो योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको कोई आधा नंबर नहीं काट सकता है इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि हमने लिखा इस तरह से है। याद रहेगा। तो ये था आपका नेक्स्ट। ठीक है, खत्म, आपके फुल मार्क्स 5 नंबर पूरे। अगला कह रहा है केस स्टडी शुरू हो गई है, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कह रहा है केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके 4 मार्कर होते हैं। शुरू करते हैं। कह रहा है कॉमन सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है फॉर अवर डेली लाइफ, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सही बात है, NaCl कहते हैं। इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, NaOH बनता है, ये सब बनाने के काम आता है ये। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल विकल, अचार पे डाला जाता है, बटर पे, मीट पे, सब जगह डाला जाता है। कह रहा है नेम द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन। कॉमन सॉल्ट का सिंबल होता है NaCl, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, NaCl। अब वो कह रहा है एसिड और बेस, तो Cl से हमने एसिड पढ़ा था HCl, Na से हमने बेस पढ़ा था NaOH, तो ये लो बन गया। इससे बनाइए, ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl हुआ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कह रहा है नेम द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच, नेचर बता दो। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका नेचर बता दो। तो भाई दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो इट इज न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया, गिव रीजन फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल का आपको रीजन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो NaCl इज मेड फ्रॉम NaOH
विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको। स्ट्रॉन्ग बेस है एंड HCl विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो व्हेन, इसी में क्या लिखेंगे, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड and a strong base and a strong base reacts, it will form a neutral salt, it will form a न्यूट्रल सॉल्ट, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है ये। तो रीजन देना बहुत जरूरी है, आप जल्दी जल्दी में रीजन देना भूल जाओगे, मुझे पता है, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट, बट हैपन व्हेन करंट पास करेंगे थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्राइन टू हम पास करेंगे क्लोरल्कली प्रोसेस, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन एंड वेयर ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सब कुछ बताना है आपको मतलब बेसिकली। तो इसको जरा हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ये हमने कर दिया इरेज। ठीक है, तो ये रहा थर्ड पार्ट। तो क्लोरल्कली प्रोसेस लिखना है, हमने क्या करा, हमने नमक लिया और पानी मिलाया, इसको ब्राइन कहते हैं, इसको कंबाइनली ब्राइन बोला जाता है इसको। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, याद रहेगा। क्लोर मतलब क्लोरीन मिला, एल्कली मतलब बेस मिला, और एक पॉप साउंड वाली गैस मिली, कौन सी मिली, H2। इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करके ही रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया, ठीक है 4 हो गया, यहाँ पे 2 लग गया, हो गया बैलेंस, बैलेंस हो चुका है। ठीक है 2 हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। तो ये बना हमें, और क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट नेम बता दो, नेम बता दो। तो NaOH क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, नाम बताने हैं, बच्चे ऐसे ही छोड़ आते हैं। क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन अलोंग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस, प्लेस ही बताना है। क्लोरीन आपको Cl माइनस होता है ना, और अगर हम बात करें तो एनोड प्लस होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस को, तो क्लोरीन मिलेगी एनोड पे। हाइड्रोजन पे H प्लस आयन होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस वाले चार्ज को, माइनस हुआ आपका कैथोड, तो ये बनेगा कैथोड पे, और ये बनेगा नियर कैथोड। सब कुछ हमारे नोट्स में है ये। ठीक है, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन लिख दिया। और पार्ट देखना, और पार्ट, इसका और पार्ट कह रहा है हाउ इज वॉशिंग सोडा, तो तीनों पार्ट हम कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इसका और पार्ट कर रहे हैं, कह रहा है बताओ मैं वॉशिंग सोडा कैसे बनाऊं सोडियम क्लोराइड से, गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने इससे क्या बनाना है, सबसे पहले आपने इससे बनाना है बेकिंग सोडा। देखो आपने ब्राइन लिया, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा, नमक और पानी, और 2 चीजें और, CO2 और NH3, आपको मिल गया बेकिंग सोडा, दैट इज NaSCO3, और जो बचा लिख दो, क्या बचा, NH4Cl। ठीक है, हमने सोडियम क्लोराइड लिया ना, NaCl से हमने पहले बनाया NaSCO3। अब हम क्या करेंगे, अब हम NaSCO3 पे हीट डालने वाले हैं। हीट डालोगे तो क्या बनेगा, CO3 से CO2 तो बनेगा ही बनेगा, और Na2CO3 बनेगा, और H2O और CO2 बैलेंस कर लेंगे, बहुत सिंपल है। अब Na2CO3 आ गया ना, अब Na2CO3 की बात, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है अपने पास, ये रहा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम Na2CO3 लेंगे और इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के डाल देंगे, तो ये बनाएगा Na2CO3.10H2O। तो ये 3 रिएक्शन हमें लिख के आनी है, और मैं बता रहा हूँ ये रिएक्शन में कई बार क्लास में बोली है ये बात, कि कई बार वो रिएक्शन को कंबाइन कर सकता है सॉल्ट वाली, और आपके सामने एग्जाम्पल है ये, कितना अच्छा पेपर बनाएगा, आपके सामने है। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन आपको लिखना है, गिव केमिकल रिएक्शन, 2 नंबर इसी के ही है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंज इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई ड्यूरिंग विच रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, टचिंग अ फ्लेम, फ्लेम को हाथ लगाना, वन वेज टू थिक कॉन्शियसली अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग एंड देन मूविंग द हैंड बट अवर बॉडी हैज सीन। एक्शन का नाम बता दो, तो गर्म चीज को हाथ लगाने वाले एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, एंड डिफाइन इट, ये डिफाइन करना है, ये हर बार बोर्ड में आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्या होता है, इट इज द
It is spontaneous, automatic, and mechanical response to stimulus or sudden action. Mechanical, automatic and spontaneous response to stimulus or sudden action. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. राइट द रोल ऑफ मोटर एंड रिले न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन करता है, ब्रेन से मैसेज उठाता है, टू बॉडी पार्ट पे लेके जाता है. ठीक है. रिले न्यूरॉन आपका ना जंक्शन होता है, उसको मैसेज को आगे भेजता है. कहाँ से? सेंसरी न्यूरॉन से. कहाँ भेजता है वो? हमारे मोटर न्यूरॉन के पास. जो मैसेज जाता है वो रिले न्यूरॉन से जाता है. व्हाट आर द टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन द बॉडी? हमारी बॉडी में दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं. एक होता है सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. सीएनएस दो पार्ट से मिलकर बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह की नर्व्स होती है. एक होती है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व जो होती है वो अराइज फ्रॉम ब्रेन होती है. सॉरी, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होती है. अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होती है. ठीक है. मेरे इसमें आ तो नहीं रहा टेक्स्ट जहाँ मैं बैठा हूँ. अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो क्रेनियल नर्व होती है अराइज फ्रॉम ब्रेन होती है. ठीक है, याद रहेगा. ये आपका बन गया फ्लो चार्ट. कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, और पार्ट कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग. तो ये हम इरेज कर देते हैं ताकि इसके आंसर लिख पाए. तो वो कह रहा है विच पार्ट थिंकिंग. थिंकिंग में आता है आपका फोर ब्रेन. तो अगर प्रॉपर आंसर मैं बोलूँ जो आप एग्जाम में लिखोगे फोर ब्रेन, और यहाँ पे सेरिब्रम लिख देना. ठीक है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट. पिकिंग अप ए पेंसिल, सेरिबेलम. सेरिबेलम ये किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का. ठीक है. कंट्रोलिंग बीपी ये तो मेड्यूला करता है, हिंड ब्रेन का पार्ट. कंट्रोलिंग हंगर ये होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस. ठीक है. तो ये थे इसके पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन फिनिश. नेक्स्ट. नेक्स्ट कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट इन ए क्लास took a thick sheet of cardboard and made a small hole in center. सनलाइट को पास किया गया, उस स्मॉल होल में से ग्लास प्रिज्म को रखा गया. प्रिज्म वॉट टर्न स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम आउट ऑफ अपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म अपीयर्ड ऑन स्क्रीन पे. उसको लिया गया, एक बैंड ऑफ लाइट मिली, स्पेक्ट्रम मिला वाइट लाइट का. कह रहा है मुझे और इंस्टेंस बताओ जब ये स्पेक्ट्रम मिलता है. तो भाई रेनबो में मिलता है. कब मिलता है? जब रेनबो मिलते हैं. ठीक है. Give anyone in which this type of spectrum is obtained. What happened to the white light in the above case? List two condition. तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि वन तो रेनबो में मिलता है. रेनबो में क्या होता है? water droplets when water droplets acts as prism, then sunlight which is white light, ठीक है, splits into seven colors. तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया. सेकंड पार्ट कह रहा है इसका, यहां लिख देता है. सेकंड पार्ट क्या? व्हाट हैपेंड टू द वाइट लाइट इन द, इस केस में क्या हुआ? वाइट लाइट is made up of seven colors. So when a white light is passed through a prism, then
then it is splitted into a band of 7 colors. ठीक है, which is our spectrum, which is the spectrum. फिनोमेना का नाम भी लिख देना. This phenomenon is called, क्या बोलते हैं, dispersion of light. तो ये हो गया सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट, दो कंडीशन बताओ जिससे रेनबो दिखेगी हमें. नेसेसरी फॉर रेनबो टू ऑब्जर्व अ रेनबो. तो थर्ड पार्ट अगर हम बात करें तो क्या क्या हमें रेनबो में दिखता है. तो पहली बात भाई, हमें वाटर ड्रॉपलेट होने चाहिए. ऑब्वियसली वाटर ड्रॉपलेट शुड बी देयर. वाटर ड्रॉपलेट शुड बी देयर. और क्या होना चाहिए? दूसरा, सनलाइट होनी चाहिए, तभी तो दिखेगी. सनलाइट नहीं तो आपको दिखाई देगी ही नहीं. तो ये हो गए आपके 4 नंबर. इसका और पार्ट भी करेंगे, ठीक है. और पार्ट कह रहे हैं मुझे रेनबो बना दो और मुझे ए बी सी 3 पॉइंट मार्क कर दो. ए जहाँ पे डिस्पर्जन हुई, जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, और तीसरा जहाँ पे फाइनल रिफ्रैक्शन हुई. तो रेनबो बनाना बहुत ही सिंपल है. आपने एक सर्कल बनाना है. ये आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है. और इसके बाद यहाँ से जाएगी वाइट लाइट. भाई कलर का यूज मत करना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ. वाइट लाइट मतलब हम बोले तो इट इज सनलाइट, ठीक है. यहाँ सनलाइट लेबल होगी. अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोनों की दोनों रेज जाएगी. ये ऐसे गई, थोड़ा सा गैप दिखाना. अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप और बढ़ा देना इनके बीच में, ठीक है. बढ़ा दिया आपने. इसके बाद आप नीचे लेके आना, बट इनको थोड़ा पास ले आना, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे. और यहाँ पे लाइन बना देना. ऊपर दिखेगा रेड कलर और नीचे दिखेगा वायलेट कलर. अब आपको ए बी सी 3 मार्क करने हैं. तो ए बी सी कहाँ पे मार्क होंगे? कह रहे हैं ए मार्क कर दो जहाँ पे डिस्पर्जन हुई. तो डिस्पर्जन यहाँ पे हुई, तो दिस इज दी ए. टोटल इंटरनल हुई ये, तो ये होगा हमारा बी. और फाइनल रिफ्रैक्शन हुई हमारी यहाँ पे, तो ये होगा हमारा सी. तो ये ए, ये बी और ये सी. तो ये था, ठीक है. सो फाइनली हमारा पूरा पेपर खत्म हो चुका है जो बोर्ड में आया था 20 फरवरी को, ठीक है. आई होप आपको समझ आया होगा. आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना. और अगर वो पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है. इस पूरे पेपर की पीडीएफ मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एक बार चाहो तो आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है. ऑल द बेस्ट. पेपर अच्छे से करना. नेक्स्ट वाला एग्जाम कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन लिख देना. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, टाटा, बाय बाय.